तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था हमारे पास यही था कि हमने ऑथेंटिकेशन को देखा कि हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन है वो क्या चीज़ होती है, उसका हमने प्रॉपर जो है काम किया। फिर हमने उसमें थोड़ा बहुत जो है डेटाबेस का भी किया था कि डेटाबेस भी जो है हमारा उसके अंदर अगर डाटा जाना है तो कैसे है। तो वो तो मैंने जस्ट एक मतलब लाइन कॉपी की थी जो आपकी इधर वो एज इट दे रहा होता है, उसी लाइन को हमने मतलब उसके ज़रिए डाटा सेव करवा दिया था। लेकिन उस लाइन के ज़रिए आपने देखा होगा कि आपके पास जो डाटा आ रहा था हमारे डेटाबेस में वो जस्ट जो है एक ही चीज़ आ रही थी, या पता नहीं ये कल क्रिएट किया था या ये बरल जो भी प्रोजेक्ट किया देख लेते हैं। तो उसमें हमारे पास जस्ट एक चीज़ मतलब डाटा की आ रही थी, वो नेम आ रहा था या जो भी था, और बाकी हमारा कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास ये हो रहा था कि हमारा पुराना नेम मतलब जो भी हमने सेव किया होता था वो डिलीट हो जाता था और नए वाला आके सेव हो जाता था। जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो डाटा था अभी प्रॉपर नहीं आ रहा। तो ऑथेंटिकेशन का जो हमने पढ़ा था, ऑथेंटिकेशन का तो एज इट वही है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आपने बस वही एज इट पढ़ना है इसके, क्योंकि ऑथेंटिकेशन हमेशा आपकी ईमेल और पासवर्ड पे ही होती है, बाकी उसमें कोई डाटा नहीं होता। अब हमारे पास जो यूज़र का डाटा है बाकी का वो हम कहाँ पे सेव करते हैं, वो हमारा डाटा सारे का सारा डेटाबेस के अंदर जाके सेव होता है। रवि, अगर आप कुछ बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, या माइक ऑफ कर दें या जो भी है। तो अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास अगली बात ये है कि डेटाबेस को सेव कराने के लिए हमारे पास मतलब ये सारे के सारे फील्ड्स थे जो भी हमने बनाए। अब इन सब फील्ड्स को हमने वहाँ पे लेके जाना है। तो अगर आप वही चीज़ देखो एज इट यहाँ पे भी वही चीज़ हमारे पास आ रही है, कोई इतनी बड़ी उसमें चीज़ नहीं है। जैसे कि मैं एक कोड साथ में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि वो इसलिए होता है ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है ना इसमें समझ आ जाए कि आप इसमें कर क्या रहे हैं या हो क्या रहा है, जो भी चीज़ें हैं तो वो हमारी सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। तो अब हमने इसमें देखो, अगर इसमें भी कोड का मैंने कल बात की थी, अब डाटा जो हमारा सेव हो रहा है उसमें अगर देखो एज इट वही चीज़ है। ठीक है, डाटा सेव होने की कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर वो हमारे पास कोड जो लंबा हो जाता है, लंबे कोड होने की वजह यही है कि हम यूज़र को बता दें कि उसका डाटा जो है वो सेव हो रहा है या नहीं हो रहा, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो वाली। तो अब जब हमने सारा डाटा सेव करना हो तो हमेशा याद रखें हमें एक क्लास बनानी पड़ती है या मेथड डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ गेटर्स और सेटर्स या कंस्ट्रक्टर्स डालते हैं। अब कंस्ट्रक्टर्स का काम क्या होता है, गेटर या सेटर्स का काम क्या होता है, ये अगर आपने डिटेल देखनी है तो ये आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में बता दूं कि जो गेटर होता है वो हमेशा एक डेटाबेस के अंदर से डाटा लेके एप्लीकेशन में शो करवाने के लिए होता है, और जो सेटर होता है वो एप्लीकेशन से डाटा लेके डेटाबेस के अंदर लेके जाने के लिए होता है। और जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारा इनके दरमियान का एक समझिए कि कनेक्शन होता है या ब्रिज होता है, या इस तरह की कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पे पहले करेंगे कि हमें इन सब के लिए जब एक से ज़्यादा डाटा है तो हम इनके लिए कंस्ट्रक्टर्स बना लेते हैं। वैसे तो अगर उस हिसाब पे आए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कल हमने कोड किया था, मैं इस ऑथेंटिकेशन को फिलहाल हटा देता हूँ। मतलब ये जो हमने कल कोड लिखा था नीचे वाला, तो हमने जस्ट एक लाइन लिखी थी। अब वो हमारे पास लाइन क्या थी कि नीचे जो डेटाबेस सेव करने की है, इसको कल मैंने अनकमेंट किया था पिछली क्लास में, तो इसको अब कमेंट कर लेता हूँ, हटा देता हूँ, सॉरी कमेंट किया हुआ तो अब हम अनकमेंट कर लेते हैं। अब एक तरीका तुम्हारे पास ये है कि ये जो हम लाइन लिख रहे थे इसको 4-5 बार लिख लें। मतलब ये कि ये मैंने लिखी लाइन ऐसे, तो नेक्स्ट अगली बार मैं इसमें जब ये एग्जीक्यूट हो जाए तो मैं क्या करूं कि मैं यही लाइन दोबारा लिखूं ऐसे नीचे नीचे लिख के, मतलब कि सिर्फ चेंज मुझे क्या करना पड़ेगा हर एक में, जस्ट ये नेम, जैसे ये पहला वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, अगली मैं फिर मैं सिटी कर दूँ, उससे अगले मैं ईमेल कर दूँ, पासवर्ड कर दूँ, रोल कर दूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो कोड है ये जो अच्छा वाला लंबा हो जाएगा, ऐसे ही एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं हम। अब आपको मतलब समझ नहीं आई, मैं समझा देता हूँ
कि मसलन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम इस कोड को ऐसे करें कॉपी और यहाँ पे करें नीचे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट जो है ये सिटी हमने नेम पहले किया था, अब हमारा अगला वेरिएबल सिटी है तो सिटी लिख देते हैं। तो अब ये क्या होगा कि हमारा डेटाबेस के अंदर जाके ये दोनों डाटा सेव होंगे, लेकिन बात वही है कोड भी लंबा हो जाएगा और फिर भी कहीं ना कहीं हमारा डाटा जो है कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब कि पुराना रिप्लेस हो जाएगा और नया आ जाएगा जिसका कोई हल नहीं है। तो इसके लिए बेहतरीन हमारे पास तरीका यही होता है गेटर सेक्टर और कंस्ट्रक्टर्स का। तो ये तीनों चीज़ें आप इसी एक्टिविटी के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो किसी भी जगह पे, ठीक है ना, यहाँ पे, या फिर अलग भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है आपका अलग किसी जगह पे उसको डिफाइन करना। तो हम एक न्यू क्लास बनाते हैं, उस क्लास में सिर्फ जावा की क्लास बनाएंगे हम, दूसरी क्लास हमें नहीं चाहिए। तो इस जावा वाली फाइल, ये जो हमारा जावा फोल्डर, इसके अंदर पहला जो फोल्डर होता है इसको राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाके ये पहला हमारे पास जो आ रहा है जावा क्लास, तो जस्ट जावा क्लास पे जाके हमने इस क्लास को जो भी नाम देना है हम दे सकते हैं। मैं मसलन लिख देता हूँ क्लास यूजर्स, मैंने किया सेव। सेव करने के बाद हमारे पास ये एक जो है क्लास यूजर्स के नाम से एक क्लास आ गई। इसके अंदर अब हम गेटर्स और सेटर्स जैसे सारी चीज़ें हम डिक्लेयर करते हैं। अब देखो गेटर सेटर यही चीज़ें आप अगर एक रियल प्रोजेक्ट में देखो तो आपको यही वाली सारी चीज़ें उसमें भी नज़र आएंगी। जैसे कि देखें यहाँ पे मैंने एक हेल्पर्स नाम से फोल्डर बनाया है, इसके अंदर ये सारी वही चीज़ें हैं। मैं क्लास क्लास लिखा, आप क्लास से हट के कुछ और भी नाम लिख सकते हो। तो अब देखो जैसे हमारे पास ये बायर है जो भी है, तो इसके अंदर अगर आप देखो तो ये भली लंबी चौड़ी इसमें कोडिंग है, ठीक है, ये देखो तकरीबन 91 लाइंस की कोडिंग है। लेकिन इसमें आप परेशान नहीं होना कि हमें ये इतनी कोडिंग कैसे आएगी। बात वही होती है कि हमने जस्ट यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, सॉरी क्लास डिक्लेयर कर ली। अब इसके दरमियान यहाँ पे हमने जितना डाटा हमने सेव करना है उतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। जितना डाटा से मतलब कि हमने वहाँ पे देखो एक यूज़र का नेम सेव करवाना है, यूज़र की जेंडर सेव करवानी है, यूज़र का सिटी, ईमेल, पासवर्ड और नीचे रोल, ये सेव करवाना है। और इसके अलावा हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए जिसको बोलते होते हैं आईडी। मतलब ये है कि हमारे तकरीबन हमें यहाँ पे 5 या 6 चीज़ें चाहिए। तो अगर आप इसमें आकर देखो तो इसमें भी देखो सेम वही काम हो रहा है, ठीक है ना, एज इट देख लें हमने वही चीज़ें इसमें की हुई हैं जो हमारा इधर है। तो अब बात वही आ जाती है कि सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट, ठीक है, आगे हम लिखेंगे स्ट्रिंग, वही वाला बात जैसे हम स्ट्रिंग, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे स्ट्रिंग, ये वो चीज़, ठीक है, स्ट्रिंग और आगे जो भी वेरिएबल का नाम है इधर भी आपने वही लिखना है, लेकिन पीछे आप प्राइवेट लिख दें, ठीक है। अब प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, ये भी आप गूगल पे सर्च करें, मैं इसकी डिटेल में गया तो लंबा काम हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसमें जो है स्ट्रिंग, यहाँ पे अब अपने जो भी वेरिएबल का नाम लिखना है वही नाम अब यहाँ पे लिखेंगे। मसलन मैं लिख देता हूँ नेम, सिर्फ नेम। मैं इसी तरीके से ये बाकी की वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देता हूँ, ऐसे नीचे कॉपी पेस्ट किया। अगला मेरा वेरिएबल है जेंडर, उससे अगला मेरा वेरिएबल जो मर्जी है नाम लिख दो, लेकिन जो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ ताकि हमें वहाँ पे ढूंढने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। इसलिए आपने ये करना है। जेंडर हमारा सिटी है, इनकी तरतीब कोई नहीं है, बेशक आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई मसला नहीं कि जिस तरतीब से यहाँ पे आप भी इसी तरतीब से यहाँ पे लिखो, इनकी आप ये सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अब हमारे पास एक और चीज़ क्या है, यहाँ पे हमारे पास ईमेल है और पासवर्ड है और रोल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल और यहाँ पे हम लिख देते हैं पासवर्ड और यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज़र रोल। चलो यूज़र रोल लिख देते हैं, सिर्फ रोल की बजाय यूज़र अंडरस्कोर रोल, क्योंकि स्पेस मैंने आपको कहा है कि नहीं होनी चाहिए। और एक मैंने आपको कहा है कि एक हमारी होती है आईडी, ठीक है, तो इसको आप इधर जो मर्जी वेरिएबल का नाम दे दो, मैं आईडी ही दे रहा हूँ। अब देखो ये हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स हो गए डिक्लेयर्ड। अब हमने कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, ठीक है ना, जो हमारा ये वाला है कोड, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको। तो ये जनरेट करना है तो इसके लिए भी हम इजीली एक काम करेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। एम्प्टी जगह पे किसी भी जगह पे जहाँ पे ये स्पेस
एम्प्टी है, आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक के बाद या डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस इंसर्ट ये दो बटन इकट्ठे प्रेस करो, ठीक है। या राइट क्लिक करने के बाद ये आपका जनरेट है, यहाँ पे आप क्लिक करो तो ये आपको एक ड्रॉप डाउन और देगा, ठीक है। इसमें आपका आएगा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर आपने सिलेक्ट करना है। तो देखो जिस जिस वेरिएबल का आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है उन सब को आप सिलेक्ट करोगे। मैं करता हूँ कंट्रोल ए, मुझे सबका कंस्ट्रक्टर चाहिए और मैं कर देता हूँ ओके। तो देखो हमारा ये कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। इस तरह से अब हमें चाहिए गेटर और सेटर। तो मैं इस ब्रैकेट के नीचे मतलब जितना भी काम करना है ये आपकी ब्रैकेट और ये वाली ये जो हाईलाइट है इनके दरमियान आपने करना है। तो अब मैं इस ब्रैकेट से नीचे आ जाता हूँ, मैं फिर वही बात के राइट क्लिक करता हूँ या आल्ट प्लस इंसर्ट को क्लिक करता हूँ, वो आपकी मर्जी। जनरेट, जनरेट में जाके अब सिर्फ गेटर चाहिए तो गेटर पे क्लिक कर दो, सिर्फ सेटर चाहिए तो सेटर पे करो। मुझे दोनों चाहिए इसलिए मैं गेटर एंड सेटर पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप फिर से वो आपसे पूछ रहा है कि किस चीज़ की आपको चाहिए, किस वेरिएबल का। तो मुझे सबका चाहिए, मैं कंट्रोल ए यानी कि सारे सेलेक्ट करके मैं कर देता हूँ ओके। तो देखो ये मेरा पूरे का पूरा कोड जो है जनरेट हो गया। बस अब इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम जो है परेशान हो जाएं कि इतनी लाइनों का कोड मैं कहाँ से करूँगा या करूँगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट बात वही आती है कि लॉजिक पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। अब एक बाज़ दफ़ा पे हमारे पास एक एरर वैसे आ जाता है कि जी आपकी क्लास जो है कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन नहीं किया, हालांकि ये किया हुआ है। उसके लिए अगर ऐसा कोई एरर आता है, चलें जब आया तो फिर मैं आपको बता दूंगा, अगर ना आया तो इश्यू नहीं है। अब देखो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर वाली क्लास या जो भी है ये सारा का सारा हमारा डिक्लेयर्ड हो गया। अब हम आते हैं वापस डाटा में, यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे आके हमने करना क्या है, हमने इस चीज को जो मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था ये वाला, ठीक है, ये जो हमने किया हुआ है, तो इसको मैंने आपको कहा था कि आप ऊपर डिक्लेयर कर लो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे ये मैंने ऊपर टॉप पे किया था, यहाँ पे ऐसे कर लो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो इधर भी रहने दो तो मसला कोई नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो अब एक चीज होती है कि ये आपसे यहाँ पे पूछता है कि जहाँ पे आपका डाटा सेव होना है उसका आपने नाम क्या रखना है। ये समझ लें कि टेबल का नाम वो पूछ रहा है किस्म का, हालांकि फायर बेस में टेबल नहीं होते। तो इधर आप जो नाम लिखोगे वही नाम उधर जाके सेव होगा। जैसे कि आप इसमें अगर देखो तो हमारे पास एक नाम सेव था माई डाटा या जो भी है, तो देखो ये उसी नाम से आके यहाँ पे डाटा सेव हो रहा है, माई डाटा। तो मैं अब यहाँ पे माई डाटा नहीं, मैं कहता हूँ यूजर अकाउंट्स, मुझे ये वाला डाटा सेव करवाना है, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास डाटा तो सेव हो जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज आती है कि हमारे पास कि अगला काम हमने इसमें क्या करना है कि वो जो हमने क्लास बनाई है कंस्ट्रक्टर्स की या सेटर्स की, गेटर सेटर जो भी हमारे हैं, उसको हमने यहाँ पे लाना है ताकि हमारा ये सारे का सारा डाटा ये जो है ये जाके डेटाबेस में सेव हो। अब इसमें हमें सेव कराने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि या अब यहाँ पे दो किस्म की आईडीज जनरेट होती हैं, याद रखिए। एक आईडी आपकी जनरेट होती है ऑटोमेटिकली फायर बेस से भी, और एक आपकी होती है यूजर अकाउंट से यानी कि अथेंटिकेशन से जो होती है। अगर तो आपने अथेंटिकेशन वाली आईडी लेनी है तो फिर आप ये जो मैंने ऊपर टॉप पे डिक्लेयर किया था फायर बेस यूजर, ये वाला, इसका आप इस्तेमाल करोगे। और अगर आपने डेटाबेस वाली लेनी है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप दूसरा लोगे जो भी आपकी है, मतलब कि ये कह लें कि एक ऑटोमेटिक जो आप खुद नई जनरेट करोगे वो। अब एक चीज़ तो ये है कि पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम आईडी के बगैर काम करते हैं। अभी देखें मैंने यहाँ पे आया, मेरे ये एक डेटाबेस हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लास को डिफाइन करूँगा, किसको, इस वाली क्लास को। अब देखो यही सेम काम हमने अगर देखो तो इसमें भी वही किया हुआ है, जहाँ पे मैंने डाटा सेव किया वहाँ पे आपका एज इट यही काम हुआ पड़ा है, एज इट, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे आके ये हमारे पास है कहीं इधर किसी न किसी जगह पे मैंने इस क्लास को डिफाइन किया हुआ होगा, जैसे कि ये किया हुआ है, ठीक है ना, उसी क्लास को। तो यहाँ पे भी हमने वही काम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले उस क्लास का नाम लेंगे, ये जो हमारी क्लास है इसका जो भी नाम रखा है हमने, मैंने क्लास यूजर्स रखा है, क्लास यूजर स्पेस। अब इससे आगे आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जो मर्जी है कर दो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे चलो इसका वेरिएबल का नाम रख देता हूँ यूजर्स। इक्वल मैंने डाला, इक्वल का साइन मैंने डाला न्यू,
ठीक है। अब न्यू जो ऑटोमेटिकली इसने क्लास दे दिया, अब यहाँ पे आके मैंने सारे गेटर तो सेटर डिक्लेयर करने हैं। तो देखो इसने ऑटोमेटिकली पॉपअप में मुझे शो करवा दिया कि पहले नंबर पे तो भाई आपकी आईडी होगी, दूसरे नंबर पे आपका नाम होगा, तीसरे पे। अब वो इनको नहीं देख रहा, अभी याद रखना, इन वेरिएबल्स को वो नहीं देख रहा, ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ये तो मैंने वैसे दोनों के सेम सेम लिखे हैं ना, वो इनको देख रहा है, इनको। इधर नाम चेंज भी हो सकता है, आप इसका नाम अगर कुछ और रखते हो तो वो वहां पे वही शो करवाएगा। तो अब देखो मुझे सबसे पहले एक तो चाहिए आईडी। अब आईडी में मैं एक तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं आईडी में ऐसे स्टैटिक आईडी डिक्लेयर कर दूं, ये वाली। अब ये क्या होगा, तो यूजर एक जब डाटा सेव करेगा या जो भी डाटा सेव करेगा उसमें आईडी ये बार बार सेम ही आएगी, मतलब कि डाटा हमारा कन्फ्लिक्ट हो रहा होगा। तो हम रैंडम आईडी जनरेट करते होते हैं, ठीक है। अब वो रैंडम कौन सी करनी है, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ, फिलहाल यहाँ पे हम आईडी डिक्लेयर नहीं करते, मैं स्टैटिक ही रहने देता हूँ, रैंडम हम बाद में करेंगे। मैं मसलन यहाँ पे कर देता हूँ आईडी को, ऐसी आईडी कर देता हूँ 1, मैंने कर दी 1। अब मैंने लगाया कॉमा, ठीक है, अगली की बारी। अब देखो इसने अगले को हाईलाइट कर दिया कि भाई आपका नेम जो है वो क्या है। तो जो डाटा अब आपने यहाँ पे लिखना है, स्टैटिक डाटा लिखना है तो स्टैटिक लिख लो, नहीं तो स्टैटिक मतलब जो हम खुद लिखते हैं, नहीं तो ये वाला जो ऊपर वेरिएबल से डाटा आपने गेट किया था एडिट फील्ड से, इन वाला लिख दो। तो मुझे इन वाला ही चाहिए, ये नेम सिटी। चलो मैं इसका नाम अगर मैं ऐसे कर देता हूँ यू नेम, तो मुझे अब ये यू नेम चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने क्योंकि नेम रखा हुआ है या जो भी, वही नेम मैं इसको इधर दे रहा हूँ, मैंने लिखा नेम, मैंने डाला कॉमा। अब कॉमा के बाद ये मुझे कह रहा है कि भाई अब जेंडर क्या है, तो जेंडर मेरी जेंडर ही है। अब मैंने जेंडर अभी गेट नहीं की, खैर वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे, लेकिन फिलहाल जेंडर को मैं स्टैटिक डाल देता हूँ मेल। हाँ। अब मेरी अगली जो कह रहा है वो कह रहा है सिटी नेम क्या है, मैं अगर स्टैटिक डालता हूँ ऐसे इस्लामाबाद या जो भी, तो डाल लो, नहीं तो मुझे वही चाहिए जो ऊपर वाला डायनामिक वाला है। तो उसके वेरिएबल का नाम क्या था, सिटी, ठीक है। फिर मैंने कॉमा डाला। अब ये आपसे कह रहा है कि भाई ईमेल क्या है आपकी, तो ईमेल के वेरिएबल का भी नाम वही था, मैंने फिर कॉमा डाला। अब वो आपको कह रहा है कि पासवर्ड क्या है आपका, तो पासवर्ड वाला मतलब वही वाला ऊपर वाला फील्ड जो हमने डिक्लेयर किया है, तो ये आ गया पासवर्ड। आखिरी बात हमारे पास रह गई यूजर रोल। अब देखो याद रखना जितने इसमें आइटम्स होंगे इतना ही आपने यहाँ पे डाटा एंटर करना। अगर मैं यहाँ पे डाटा नहीं एंटर करता, देखो ये रेड लाइन हुई हुई है, ये एरर दे जाएगा, ठीक है ना। तो आखिरी मेरा क्या है, यूजर रोल। तो यूजर रोल का मैंने ये रोल, ये अब कौन सा रोल है, ये वाला। अब देखा ना इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें मैंने लिखा है यूजर रोल, ठीक है। और इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, रोल। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल्स वो वही वाले दे रहा है, लेकिन डाटा आपने ये वाला एंटर करना है जो इधर आपने वेरिएबल्स का दिया होगा, जो भी नाम दिया होगा। तो अब आप इसको लगा दो ऐसे करके सेमी कॉलन। अब अगली चीज कि पिछली बार तो हमने डायरेक्ट ऐसे किया था डॉट सेट वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट नेम। अब अगर हम इसमें मैं डॉट सेट वैल्यू की बजाय मैं डॉट सेट वैल्यू में यूजर्स डाल देता हूँ ऐसे करके, तो अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या आता है। मैंने किया अप्लाई चेंजेस, अप्लाई चेंजेस के बाद हम अगला काम करते हैं। अब ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये एक बार कंपाइल हो जाए तो फिर हम इसका देखते हैं कि हमारा इसमें क्या है। अब एप्लीकेशन हमारी कंपाइल हो गई। अब देखिएगा कि हमारे पास एक चीज़ है इसमें कि जब हम डाटा सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डाटा किस शक्ल में आता है। पहले तो ये इस तरीके से आ रहा था ना, हेलो वर्ड या मैसेज या पता नहीं क्या क्या। तो अब देखें कि हमारे पास मैंने किया क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया नाम। मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने नाम लिख दिया। मैंने यहाँ पे जेंडर फीमेल सेलेक्ट कर ली, सिटी मैंने ऐसे ही ABC लिख दिया, ठीक है। ईमेल भी मैंने ऐसे ही ABC, चलो ABC वाला ऑलरेडी है तो हम अनम वाला कर लेते हैं ऐसे ही, anam@example.com। मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। यूज़र रोल मैंने यहाँ से यूज़र सेलेक्ट कर लिया और मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। तो देखो सेविंग वही हमारी प्रोग्रेस डायलॉग शो हो गई, जो हमने ये कोड लिखा था ये वाला, ठीक है। अब जब ये डाटा हमारा सेव हुआ तो देखो हमें मैसेज भी शो हो गया, जो डाटा है सेव्ड सक्सेसफुली। क्योंकि कौन सा मैसेज,
ये वाला जो हमने इसके अंदर लिखा हुआ था कि इफ इज सक्सेसफुली, जो पिछली क्लास में हमने लिखा था कि अगर ये सक्सेसफुली है तो हमें क्या करो, इसमें डाटा शो कर, ये अलर्ट शो करवा दो। तो अब देखो इसमें जो डाटा हमारा आया यहाँ पे आके देखो, तो थोड़ा सा गौर करो। पहले क्या आता था, ऐसे आता था, इस बार ये कैसे आ रहा है डाटा, ऐसे आ रहा है। ठीक है ना। देखो अब इसमें डाटा ऐसे आ रहा है, लेकिन अब बात फिर वही है यहाँ पे आके कि अगर मैं एक नया डाटा सेव करता हूँ तो फिर क्या होगा। अगर मैं नया डाटा सेव करूंगा तो हमारे चांसेस ये हैं कि ये जो डाटा है ये सारा के सारा रिप्लेस हो जाएगा, इसके ऊपर नया डाटा आ जाएगा। डाटा तो हमारा सारा आ गया यहाँ पे, लेकिन ये डाटा हमारा रिप्लेस हो जाएगा, इसके ऊपर सारे का सारा नया डाटा आ जाएगा। अभी देखें फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ यस, और यहाँ पे मैंने अब अनम की बजाय, ठीक है, मैं अनम की बजाय यहाँ पे लिख देता हूँ अरशद। ठीक है, और एक चीज़ आप और देखो कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट तो किया था फीमेल, आया यहाँ पे मेल। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टैटिक डाटा दिया हुआ है। मैं बेशक मेल सेलेक्ट करूँ या फीमेल सेलेक्ट करूँ, मैंने जब यहाँ पे मेल लिखा है तो ये मेल ही देगा। ठीक है ना, इसलिए ये आ रहा है। तो अभी अगली चीज़ हमारी कि मैं डाटा सेव कर रहा हूँ, इसमें मैंने अब लिख दिया अरशद। मैंने इसका डाटा जो भी लिखा सिटी, चलो इसका हम फॉर एग्जांपल आईएसबी लिख देते हैं। अब ईमेल हम ज़रा चेंज कर लेते हैं क्योंकि एक ईमेल पे दोबारा नहीं अकाउंट बनता। तो इसका देखो मैं यूज़र की बजाय इस बार मैं बायर लिख देता हूँ, और मैंने किया क्रिएट अकाउंट। तो अब देखो यहाँ पे आके देखो आपका डाटा क्या हुआ है, रिप्लेस हो गया है। मैंने क्यों आपको कहा था कि आपने हर बार एक आईडी जनरेट करनी है। इसमें हम ये इस वजह से अब आईडी ना भी जनरेट करें तो हमारा एक और भी काम है कि इधर हमने एक चाइल्ड बनाना है, इसका यूनिक चाइल्ड, मतलब कि हर बार वो डाटा चेंज हो जाए। अब वो क्या होता है, अब वो अगर आप अपनी इन एक्टिविटीज़ में देखो तो यहाँ पे भी आपको शो होता है कि आपके पास ये क्या चीज़ है। तो इसमें हमारे पास देखो हमने सिंपल एक काम करना है यहाँ पे, तो ये जो मैंने सेट वैल्यू लिखा था इसमें मैं पीछे एक लफ्ज लिख देता हूँ, डॉट चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर जो भी मैं अब लिखना चाहूँ मैं वो लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ आईडी। ठीक है ना, आईडी मैंने लिख दिया, मैंने लिखा जी कि आईडी कुछ भी अभी मैंने जनरेट नहीं की, मैनुअली लिख रहा हूँ, तो चलो मैं मैनुअली लिख देता हूँ। तो अब अगर मैं अप्लाई चेंजेस करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे। अच्छा, बल्कि अथेंटिकेशन मैंने अभी लगाई नहीं है, तो इस वजह से मैं सेम ईमेल यूज़ कर सकता हूँ फिलहाल, क्योंकि अथेंटिकेशन वाला कोड मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है। तो इसलिए फिलहाल मैं डबल ईमेल वाला यूज़ कर सकता हूँ। तो अब देखें ये हमारे पास डाटा आ गया। ये मैं अब यहाँ पे नाम मसलन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। मैंने जेंडर कोई भी सिलेक्ट कर ली, सिटी मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिया। ऐसे करके ईमेल चलो मैं वही रहने देता हूँ। तो अब यहाँ पे आके देखना कि इसमें इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। ये देखें नीचे वाला मेरा डाटा चेंज नहीं हुआ, लेकिन इधर मेरा सारा डाटा आ गया। अब फिर वही बात आती है कि अगर आप यूजर नया डाटा सेव करेगा तो वो क्या करेगा, इस वन के अंदर से आके ये सारा रिप्लेस कर देगा। स्टैटिक डाटा का ये नुकसान है, स्टैटिक डाटा, क्योंकि आईडी तो देखो ना सेम ही, आप यूजर को तो कोई नहीं पता कि उसने आईडी कहाँ से चेंज करनी है, ये तो डेवलपर चेंज करेगा। तो इसलिए हम उसमें एक ऐसा कोड दे देते हैं कि आईडी हर बार ऑटोमेटिकली एक नई जनरेट हो जाए। ठीक है ना। तो उस नई जनरेट के लिए अभी फिलहाल हमने देखो इसमें नहीं लगाया हुआ, फायर बेस ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई हुई, तो हम फिलहाल फायर बेस की आईडी जनरेट करते हैं। तो उस फायर बेस की आईडी जनरेट कराने के लिए एक चीज़ लिखी जाती है। वो क्या होती है कि हम लिखेंगे स्ट्रिंग, यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इधर वेरिएबल का नाम जो मर्जी है लिख दो, मैं लिख देता हूँ यूज़र आईडी इक्वल। अब यहाँ पे आप लिखो माई रेफ डॉट गेट की। ठीक है, बस इतना से लिख दो। तो अब एक ये इस लाइन से एक ऑटोमेटिक कोड जनरेट करेगा। मैंने ये यूज़र आईडी उठाई और यहाँ पे स्टैटिक की बजाय मैंने ये यहाँ पे वो लगा दी। इस तरह से यहाँ से भी मैंने स्टैटिक आईडी उठाई और ये लगा दी। अब मैंने अप्लाई चेंजेस करता हूँ, तो अब आप देखिए कि अब इसमें हमारा क्या चेंज आता है। अब ये सारी अप्लाई चेंजेस हो गई हमारी। तो अब देखिए हम डाटा सेव करते हैं यहाँ पे आके।
तो मैं फिलहाल इस डाटा को, चलो इस डाटा को भी रहने देते हैं, बाद में डिलीट करेंगे। ये मैंने देखो अब एक डाटा सेव किया मसलन अनम के नाम से, ठीक है, ये आ गया। मैंने जेंडर जो मर्जी सिलेक्ट करूँगा आएगा मेल ही, ठीक है। मैं यहाँ पे चलो सिटी लिख देता हूँ, ऐसे ही कुछ भी डमी। ईमेल और पासवर्ड चलो मैं सेम सेम यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो आप यूज़र अकाउंट्स के अंदर इसने कुछ और डाल दिया। अब ये क्यों ऐसे कर रहा है हमारे पास? क्योंकि डाटा तो इसको ज़ाहिर सी बात है, अब इसको चेंज करना चाहिए था, आईडी चेंज होनी चाहिए थी, सारा कुछ चेंज होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने अभी कोई ना कोई गड़बड़ की हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इसमें आपने हमेशा जितनी भी चीज़ें हैं, पहले तो हम आईडी की बात करते हैं कि आईडी इसने जनरेट की या नहीं की। हम ये देखते हैं यहाँ पे, तो देखो हमारे पास यहाँ पे किसी जगह पे आईडी वाला काम नहीं आया। तो फिलहाल हमें सारे डाटा को फिलहाल डिलीट करते हैं, ये जो डमी डाटा लिखा है ये सारे का सारा डिलीट कर दिया। अब हम एक बार सेव करके चेक करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। फिर हम देखते हैं कि हमारा वो जो डाटा था वो आईडी वाला वो क्यों नहीं जनरेट हुई, उसमें क्या एरर है। ये देखें, अब ये कर क्या रहा है, इधर भी उसने वही डाला, इधर भी उसने वही डाल दिया। यूजर्स मतलब ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है ये यूजर आईडी, और ये गेट की किसको गेट कर रहा है, इसको गेट कर रहा है। इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो यहाँ पे डाल देगा, ये हमारी गेट की है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक नई आईडी जनरेट होनी चाहिए, तो उसको हम वहां पे लिखते हैं पुश, ठीक है। पुश लिख के आगे गेट की। तो अब मैं देखता हूँ, अब मैं अप्लाई चेंजेस करता हूँ, तो अब मैं देखता हूँ कि अब हमारे पास क्या चीज़ आती है। अब ये देखो हमारे पास ये वाला फालतू डाटा तो हम उड़ा देते हैं, इसकी तो हमें वैसे ही ज़रूरत नहीं है। ये डिलीट हो गया। तो अच्छा, अप्लाई चेंजेस हमारी हो गई इसमें। तो अप्लाई चेंजेस के बाद अब हम देखते हैं इसमें कि हमारे पास जो अब डाटा है, चलो मैं एक नया डाटा सेव कर देता हूँ इस नाम से। ये जो भी लिखना है हमने लिख दिया, ईमेल और पासवर्ड फिलहाल सेम सेम, ये आ गया। तो अब आप देखो कि यूज़र अकाउंट के नीचे अगर आप गौर करो तो क्या है, हमारे पास एक नई ऑटो जनरेटेड की आ गई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो वही की आपकी यहाँ पे। अब मैं जितना मर्जी अकाउंट्स क्रिएट करूँ कोई भी मेरा डाटा रिप्लेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और डाटा लिख देता हूँ, मसलन मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया। अब मैंने सिटी या जो भी लिखना है मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद मैं अगर आके देखता हूँ क्रिएट अकाउंट, तो ये देखो ये नीचे मेरा एक और डाटा आ गया, ये ठीक है। तो ये इसका फायदा ये है, हमें ऑटो जनरेटेड की का ये फायदा होता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम ऑथेंटिकेशन के थ्रू करेंगे, ये वाली नहीं करेंगे। अब इस की का नुकसान क्या है? इस की का नुकसान सिर्फ ये है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे, अब आप हो या ऐसे कह लेते हैं कि राबिया ने अपना लॉगिन किया सेलर के तौर पे, और उसने अपनी कोई 5-7 प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। अब जब राबिया को हमने शो करवानी है कि जो उसने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं वही वाली उसको शो करवानी है, तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस वक्त एक थोड़ा सा लंबा स्टेप लेना पड़ेगा। जब राबिया लॉगिन करेगी तो हम उसकी ये आईडी गेट करेंगे। गेट करके हम एक जो होता है प्रेफरेंस, शेयर प्रेफरेंस बोलते हैं उसको, उसके अंदर सेव करेंगे। सेव कराने के बाद हम वहाँ पे जाएंगे, या डायरेक्ट जब लॉगिन करने के बाद हम दोबारा ये डाटा को गेट करने की क्यूरी लगाएंगे, जो भी हमारी 5, 10, 12, 14 लाइनों की क्यूरी होती है वो लगाएंगे। हम वहाँ से आईडी गेट करेंगे। आईडी गेट करने के बाद हम दोबारा फिर क्यूरी लगाएंगे कि अब मुझे जनाब वो डाटा दो जो इस आईडी के बराबर है। मतलब क्या कि हमारी कोडिंग होगी लंबी। और अगर हमने यूज ऑथेंटिकेशन वाला काम किया हुआ होगा तो हम कोई लंबी कोडिंग नहीं है, जो ही राबिया ने या जिसने भी लॉगिन किया, जस्ट एक लाइन का कोड लिखेंगे हम, यूजर्स डॉट गेट करंट यूजर, बस 2 लफ्ज़ों का कोड लिखेंगे। तो ऑटोमेटिकली वो आईडी उठा लेगा कि इस यूजर ने लॉगिन किया हुआ है, और फिर उसी आईडी के अगेंस्ट हम डाटा रिट्रीव करवा लेंगे। ठीक है, मतलब यूजर्स के लिए हम ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। बाकी इसके अलावा जितनी प्रोडक्ट्स होंगी या जो भी चीज़ ऐड करेंगे उन सब के लिए हम ऑथेंटिकेशन नहीं यूज करते। सिर्फ यूजर के लिए, यूजर क्या है कि लॉगिन करवाने के लिए, जो वाला यूजर।
अब देखो ये हमारे पास कीज़ा में जितना भी आपको बताया कि डाटा जितना भी हमारा है वो क्या हो रहा है, वो एक नए डाटा से सेव हो रहा है। अब हम आते हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर कि हम ये दोनों चीजें इकट्ठी कैसे यूज करेंगे यूजर के लिए। मैं इस पूरे कोड को यहाँ पे आके ऑथेंटिकेशन में इस जगह पे मैं ये कमेंट हटा देता हूँ, ये जो हमने पिछली क्लास में किया था। और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, हमने एक काम किया था, अगर आप देखो पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि जब ऑथेंटिकेशन का अकाउंट इजीली क्रिएट हो जाए तो तुम क्या काम करो उस वक्त, तुम उस वक्त ये काम करो कि ये मुझे बिल्डर शो करवा दो। अब यहाँ पे हम ये काम नहीं कर रहे, अब लंबा काम करेंगे थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या कहा था कि ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करो तो ज्यादा बेहतर है। अब ये नीचे वाले को मैं ऊपर एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि मैं सारा कोड लिखूं, मैं इसी कोड को एज इट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इतना सा कोड मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे ये कोड डाला, मैंने उसे क्या कहा कि भाई जब मेरा ये ऑथेंटिकेशन वाला काम सेव हो जाए तब तुम क्या काम करो, तुम एक नया आईडी जनरेट करो, सॉरी मेरे डेटाबेस के अंदर जाके डाटा सेव करो। अब डाटा हमारा सेव, अब हम यहाँ पे फिर वही काम करेंगे कि भाई मुझे बताना भी कि ये डाटाबेस के अंदर डाटा सेव हुआ भी है या नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, वही ऐड ऑन क्लिक लिसनर या कंप्लीट लिसनर न्यू, ठीक है, जो नीचे किया हुआ था मैं जानबूझ के उसको कॉपी नहीं किया। तो यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर अब वही पुरानी बात का हम लिखेंगे कि इफ टास्क इज सक्सेसफुल, कि अगर ये मेरा टास्क सक्सेसफुली हो गया तो यहाँ पे आपने आपने जो काम करवाना है, क्या काम करवाना है आपने, ये बिल्डर शो करवाना है आपने। तो इस बिल्डर की कोडिंग कॉपी करो, बल्कि कॉपी क्या करनी है, कट करो, कट करके इस इफ स्टेटमेंट के अंदर डाल दो। तो अब अगर मैं कहूँ कि अगर मेरा डाटा डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होता, देखो ना ये एल्स वाली स्टेटमेंट वो है कि अगर आपका डाटा ऑथेंटिकेशन के अंदर सेव नहीं होता तो एरर शो करवाओ। तो अगर आपने अब करवाना है कि जी मेरा डाटा अगर डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होता तो फिर मैं एरर, वो भी एरर शो करवाऊं, तो देखो उसके लिए आपकी ये स्टेटमेंट है कि इफ इज टास्क सक्सेसफुल, यानी कि ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे आके क्लोज हो रही है। तो आप इसके बगैर यहाँ पे लिखोगे एल्स और एज इट इसी कोड को नीचे वाले को आप कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। इसको कॉपी करना है, यहाँ पे डाल दिया। अब ये देखो कि ये नीचे वाला अब आप कोड, बेशक ये जो हमने लिखा हुआ है ये वाला, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा जितना भी कोड है ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके क्लोज होता है। अब देखें कि अब क्या होगा। अब हमारा ऑथेंटिकेशन के अंदर डाटा सेव हो गया। अब पहले अब देखो मैंने कितने अकाउंट क्रिएट किए हैं, बहुत सारे किए हैं ना, अनम 1 2 3 के नाम से भी, आईडी से भी किया है, अनम से भी किया है। लेकिन मेरा देखो आप ऑथेंटिकेशन के अंदर मेरा डाटा नहीं आ रहा था, ये देख लो कोई एनओ वाला डाटा। हालांकि यहाँ पे देखो ईमेल एड्रेस और ये है, क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेशन का कोड कमेंट किया हुआ था, मैंने लगाया हुआ नहीं था। अब मैं जो भी अकाउंट क्रिएट करूंगा उसका डाटा यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे अब इस एप्लीकेशन को कंपाइल करता हूँ। ये एप्लीकेशन हमने कंपाइल की, कंपाइल करने के बाद हमने अब जो भी काम करवाना है यहाँ से, तो आप देखेंगे कि हमारा डाटा दोनों तरफ से आएगा। ये हमारी एप्लीकेशन होगी कंपाइल। कंपाइल होने के बाद अब हम देखते हैं इसमें डाटा सेव करके कि अब हमारा इसमें क्या चेंजेस आती हैं। यहाँ पे मसलन मैं लिखता हूँ, चलो अनम का ही डाटा लिख देता हूँ। मैंने ऐसे करके लिख दिया अनम, और आगे मैंने जेंडर में जो मर्जी सिलेक्ट करूँ, मैंने स्टैटिक रखा हुआ है तो मेल ही आएगा उसमें। तो मैं सिटी फिलहाल चलो कर देता हूँ, ये लिख दिया। अब मैंने ईमेल लिखना है तो अनम एट, ठीक है, GG.G लिख देता हूँ। अब पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, और यूज़र रोल मैं जो भी सिलेक्ट करना आप मर्जी से कर लो। और ये हमारा हो गया अकाउंट क्रिएट। तो अब आप देखो कि आपके पास यहाँ पे भी डाटा आएगा, ये देखो यहाँ पे भी ये डाटा आ गया जो मैंने अभी किया है, ये सिटी अनम GG और फलां फलां फलां। और अगर मैं इधर ऑथेंटिकेशन में आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आपका वो डाटा यहाँ पे भी आ गया।
अब पहले देखो क्या था कि मैंने सेम ईमेल से 3-4 बार डाटा सेव किया था, सिर्फ नाम चेंज कर रहा था। लेकिन अब मैं अगर यही दोबारा से मैं करता हूँ काम, तो अब देखो क्या होगा। ईमेल मैंने चेंज नहीं की, मैंने डाटा चेंज कर देता हूँ। मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मैंने आके इसमें अकाउंट सेव किया, तो अब देखो वो कह रहा है जी रजिस्ट्रेशन फेल्ड, द ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज। तो यहाँ पे भी आके देखो, ये मैं रिफ्रेश करता हूँ, कोई डाटा नहीं आया नया। डेटाबेस में भी आके देखो, देख लो वो तीन ही थे, तीन ही है, नया डाटा सेव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी ईमेल यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रही है, ऑलरेडी आई है। तो मैं इसलिए इस ईमेल को चेंज करूंगा। मैं मसलन अगर ईमेल लिख देता हूँ, अब वन किसी नाम से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये नेम लिखा और सारा कुछ। तो अब अगर मैं सेव करता हूँ, तो आप देखो हमारा डाटा यहाँ पे भी आएगा और ऑथेंटिकेशन में भी जाएगा, ये और ये। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये। अब मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हमने अब अनम वाला डाटा रिट्रीव करवाना है मिसाल के तौर पे, या अनम की प्रोफाइल करवानी है, तो वो अगर ये वाली आईडी होगी, ये जो आ रही है, तो उसमें हमें क्या काम करेगा, डबल डबल क्यूरी लगानी पड़ेगी। तो आप हम ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे, जस्ट एक लाइन का कोड लिखेंगे तो वो उस आईडी को ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा। तो देखो उसके लिए क्या करना, मैं इस आईडी की बात कर रहा था, ये जो आपकी लिखी हुई है यूजर यू आईडी। इस आईडी को हम, मैं चाहता हूँ कि अब ये जो भी आईडी जनरेट होगी, यही आईडी यहाँ पे आके सेव हो। अभी देखो ना, यहाँ पे आईडी तो एक नई सेव हो रही है ना, वो वाली नहीं हो रही। मैं कहता हूँ वही आईडी आपकी यहाँ पे आके सेव हो। तो उसके लिए सिर्फ हम इतना सा काम करते हैं। देखो टॉप पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, फायर बेस यूजर, और उसका वेरिएबल का नाम मैंने यूजर लिख दिया था। मैंने आपको क्या कहा था कि इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन अब हमें इसकी जरूरत है। तो मैं यहाँ पे उसी वेरिएबल को लिख देता हूँ, फायर बेस यूजर इक्वल। फायरबेस यूजर हमेशा आपका इस तरीके से चलता है, ये, क्योंकि फायरबेस यूजर के लिए आपको ऑथेंटिकेशन और ये यूजर दोनों चीजें चाहिए। ये अगर आपने नहीं डिक्लेयर किया होगा वेरिएबल फायरबेस ऑथेंटिकेशन वाला, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो देखो ये दो लफ्ज हमने ऑलरेडी किस में सेव करवाए हुए थे, इस आथ में सेव करवाए हुए थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बजाय सारा ये लिखने के, मैंने जस्ट जो है ये लिख दिया, क्या चीज, ये वेरिएबल का नाम बस, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये हो गया। अब आपको मैंने क्या कहा था कि जस्ट एक लाइन का कोड होगा, तो वो ऑटोमेटिकली यूज़र की आईडी गेट कर लेगा। तो वो कोड कौन सा होगा, करंट यूज़र की बात कर रहा हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको मैं अब मतलब यहाँ पे आके ऐसे लिख देता हूँ, यूज़र आईडी हमारी तो आ गई ना। तो उस फायर बेस यूज़र वाले वेरिएबल का जो भी हमने नाम दिया था, हमने दिया था फायर बेस यूज़र, ये वाला वेरिएबल का नाम दिया हुआ है। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे, फायर बेस यूज़र डॉट गेट यू आई डी, बस। अब आप देखो कि ये यू आई डी का वेरिएबल तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, अब ये ऑटोमेटिकली वही आईडी वहाँ पे सेव करेगा जो उस करंट यूज़र की होगी। लेकिन याद रखना, जहाँ पे भी आप यूज़र का डाटा ऑथेंटिकेशन में सेव नहीं करवा रहे, तो वहाँ पे आपने इस ऊपर वाली जो मैंने लाइन लिखी हुई है, इस लाइन से आपने डाटा आईडी जनरेट करवानी है और वो वाली सेव करवानी है। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें हमारे पास ये चीज़ आ गई। मैं अप्लाई चेंजेस करता हूँ। अब इसमें देखो मैं नेम चेंज कर देता हूँ, चलो अनम मैंने ये कर दिया, डाटा बेशक वही रहने दो बाकी का। तो मैंने इसको सेव चेंजेस की, डाटा हमारा सेव होगा। अब देखो कि ये हमारे पास आईडी आई है, थोड़ी सी लंबी चौड़ी सी, ये जिसके आखिर में EZD02 है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो डाटा सेव हुआ है, उसकी आईडी भी देखो सेम वही होगी, ये देखो EZD02। ये हमारे पास एक मेथड है। अब हमारे पास अगली चीज़ आती है कि देखो मैं जो भी जेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास जेंडर मेल ही आ रही है। मैं चाहे फीमेल सेलेक्ट करूँ चाहे मेल सेलेक्ट करूँ, जेंडर हमारे पास मेल ही आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने जेंडर स्टैटिक ली ही नहीं थी, स्टैटिक ली हुई थी, डायनामिक ली ही नहीं थी। उसके लिए हम सिंपल एक काम करेंगे। वो काम क्या होता है, वो काम ये है कि देखो यहाँ पे आके मैंने जेंडर को गेट किया था, जिसको मैंने कमेंट किया हुआ था,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने जेंडर को गेट करना है, आपने क्या काम करना है, जब भी आपने जेंडर को गेट करना है आपने ये लिखना है इंट, क्योंकि यहाँ पे वैसे हम स्ट्रिंग लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आपने इंट लिखना है और आगे हम उस जो मर्जी उसका नाम दे दें। मैंने आईडी लिखा हुआ है तो आप जो मर्जी नाम दे दो। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने, अच्छा उसके बाद आपने इसमें रेडियो ग्रुप डॉट ये एक क्लास लिखना होता है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखो मैं सिर्फ रेडियो ग्रुप, ये रेडियो ग्रुप क्या है, उसका वेरिएबल का नाम है, डॉट डालो तो आपको ऑटोमेटिकली सजेशंस में उसका नाम वो दे देगा। ये किया। नीचे आपने रेडियो ग्रुप ये वाला फाइंड व्यू बाई आईडी, इसकी आईडी की बात कर रहे हैं हम कि इसकी जो भी आईडी है, जो भी आईडी से मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक रेडियो बटन है तो वो जीरो है, अगर दो बटन है तो पहले को जीरो लेगा दूसरे को वन लेगा, तीन है तो पहले को जीरो दूसरे को वन तीसरे को टू, इस तरीके से आईडी चलती है। ये उस आईडी की बात कर रहे हैं। जब ये आईडी गेट होगी तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग जेंडर इक्वल। अब ये जेंडर का जो मर्जी है नाम लिख दो, आपकी मर्जी। यहाँ पे मतलब स्ट्रिंग मैंने जेंडर लिखा है ना, अब जो मर्जी है लिख दो इसमें, वो आपकी मर्जी है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। तो इसमें आप हमारे पास ये देखो कि हमारे पास इसमें जो भी डाटा हमने करना है गेट। अब डाटा को गेट करने के लिए यही कोडिंग मैं आपको दिखा रहा था, ये साथ साथ दूसरी ऐप की इसलिए दिखा रहा होता हूँ कि ताकि आपको थोड़ी वो समझ लग जाए कि आपका ये डाटा आ कैसे रहा है। ठीक है ना। तो अब इसमें हमारे पास एक चीज़ जो है वो जो है, क्या चीज़ है कि हमारे पास देखो इसमें ये गलती आ रही है, एक मिस्टेक आ रही है कि ये इसको ले नहीं पा रहा। वो कह रहा है ये क्या बला है, इसको उसने देखो ना रेड किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक काम करना है, यहाँ पे हमने दोबारा से रेडियो बटन या रेडियो ग्रुप को करना है। जैसे कि एज एड देखो कि हमारा यहाँ पे डिक्लेयर हुआ हुआ है, यही काम हमने दोबारा से करना है। तो हम इसमें कोई भी बटन डिक्लेयर करेंगे। अब ये रेडियो बटन कौन से होते हैं, मतलब अब हमने इनकी बात की है कि ये जो भी आईडी तुमने गेट की है ना, 0 1 2 3 4 5, वो इधर आके उस रेडियो बटन को सेट कर दो। मतलब ये पहले वाला रेडियो बटन है तो जीरो है, ये है तो वन है या टू थ्री जैसे भी होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा रेडियो बटन। अब इसका जो मर्जी वेरिएबल का नाम दे दो, चलो रेडियो बटन आ रहा है तो वही लिख देते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे, वो मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा था, इसकी आईडी आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे इसको हटा दो ऐसे करके। तो अब आप देखो कि इसकी आईडी की हम बात कर रहे हैं, इस वाले की, कि रेडियो बटन डॉट गेट टेक्स्ट। तो देखो हमारे पास वो टेक्स्ट जो है, वो जो भी चीज़ है वो उसने गेट कर ली है। तो अब आपने इसके बाद ये अगर एरर देता है तो ऐसे आप कर लो। तो ये आपके पास गेट, अब मैं ये अगर जेंडर यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने तो स्टैटिक लिखा हुआ था ना यहाँ पे, तो मैं अब स्टैटिक की बजाय अगर यहाँ पे वो वाला वेरिएबल लिख देता हूँ, तो अब हमारे पास क्या होगा कि जो भी वो वेरिएबल मैं सेलेक्ट करूँगा वही वाला आपका यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो ये कोड हमारा वैसे अब तकरीबन 200 लाइनों पे पहुँच चुका है। तो मैं इसको अप्लाई चेंजेस करता हूँ। अप्लाई चेंजेस के बाद ये हमारी एप्लीकेशन कंपाइल हो गई। तो अब हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास है क्रिएट अकाउंट, इसमें जाके हम एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम ये कर देते हैं। ये हमारे पास, अब देखो मैंने मेल सेलेक्ट किया, तो अब मैंने सिटी नेम ये लिख दिया, ईमेल मैंने ये लिख दिया, अब मैंने पासवर्ड ऐसे ये लिख दिया, ये मेरा जो है ये मैंने लिख दिया यूज़र, और इसको मैंने किया क्रिएट अकाउंट। तो अब आप देखो कि क्रिएट अकाउंट होने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे डाटा सेव होगा, एक तो यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैंने अभी लिखा है देखो ईमेल आ गया, एक डाटा हमारा यहाँ पे जो ये वाला आ गया। ठीक है। तो अब देखो कि हमारे पास जो जेंडर आई है मेल आई है। अब अगर मैं यहाँ से जेंडर को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं अब जेंडर चलो सेलेक्ट करता हूँ फीमेल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये चीज़। तो अब आपने यहाँ पे ऐसे लिखा डाटा, और डाटा के बाद आपने सिंपल इसको क्रिएट अकाउंट किया। तो अब आप देखो कि हमारे पास ये जहाँ पे जो भी यहाँ पे जेंडर आएगी हमारे पास, अच्छा सॉरी वो एरर दे रहा है क्योंकि ये ईमेल हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो हम ईमेल को चेंज कर लेते हैं, मैं ये कर देता हूँ, ऐसे ही डमी ईमेल लगानी है।
तो ये देखो, ये हमारे पास एक नया आ गया। तो इसके अंदर जहाँ पे जाके हमारे पास देखो कि अब जेंडर फीमेल ही आ रही है। पहले तो मैं जो जेंडर सेलेक्ट करता था वही आती थी ना। अब जो मतलब चाहे मैं मेल सेलेक्ट करूं या फीमेल सेलेक्ट करूं, हमारे पास इधर डेटाबेस में मेल ही सेव हो रही थी क्योंकि स्टैटिक डाटा था वो। लेकिन अब जो हम सेलेक्ट करेंगे वही वाली आएगी। तो अब एक आखिरी चीज आपकी, कि मिसाल के तौर पे मैं अब देखो मेरे जितना भी डाटा सेव हो रहा है वो इस यूजर अकाउंट्स के नीचे सेव हो रहा है ये। तो मैं अगर यहाँ पे आके ये जो हमने डिक्लेयर किया है डेटाबेस, ये वाला, यहाँ पे मैं अब अगर यूजर अकाउंट्स की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैंने अप्लाई चेंजेस किया। अप्लाई चेंजेस होने के बाद अब हमने इसको जो भी अप्लाई चेंजेस होगा दोबारा डाटा सेव करते हैं, तो अब आप देखें कि आपका यहाँ पे डाटा कैसे आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखें अभी हमारा जितना भी डाटा था ये इस यूजर अकाउंट्स में आ रहा था। ठीक है ना। अब हमने उधर यूजर अकाउंट्स की बजाय यहाँ पे नाम चेंज किया, यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे यूजर अकाउंट्स की बजाय ये प्रोडक्ट्स लिख दिया। तो अब मैं इसको डाटा को करता हूँ सेव। डाटा को मैं जब सेव करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा डाटा आएगा वो कैसे आएगा। मैं यहाँ पे मसलन लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने ये लिख दिया जेंडर, चलो फीमेल ही रहने दो। और ये हमने जनाब ये लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो भी चीज़ है, ऐसे ना ईमेल हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये ईमेल मैंने से चेंज कर दिया, पासवर्ड वगैरह को वही रहने दो, मैंने कर दिया क्रिएट अकाउंट। तो अब आप देखो कि हमारा डाटा बजाय इस यूज़र अकाउंट्स में जाने के हमारा डाटा इस प्रोडक्ट्स में आ गया। ये ले, इससे साबित क्या होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए जो हम यहाँ पे लिखेंगे वही आप उधर करोगे। लेकिन मैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो होता है वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करने के बजाय यहाँ पे डिक्लेयर करते हो वेरिएबल। और ये सारा जो आपका कोड होता है ये नीचे वाला, इसको हटा देते हैं। ये जितना भी आपका कोड है यहाँ से उठाया और इधर टॉप पे ज़्यादातर ये डिक्लेयर किया जाता है यहाँ पे। ये आ गया। तो इधर देखो हमने अब डेटाबेस कौन सा लगाना है, ये वेरिएबल, ये इस वेरिएबल के बाद ये वेरिएबल आ गया। या इधर मैं मसलन लिख देता हूँ डीबी रेफ मिसाल के तौर पे। अब डीबी रेफ लिखा तो यहाँ पे भी मैं वही चीज़ लिखूंगा, डीबी रेफ। और यहाँ पे आके देखो डेटाबेस रेफरेंस हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे माई रेफ, या जो भी आपने लिखना है वो आपकी मर्जी। डेटाबेस रेफरेंस माई रेफ, आगे आपके वेरिएबल का नाम, यहाँ पे आपका इस वेरिएबल का नाम डीबी रेफ, और ये आपका आगे आ गया। ठीक है, या इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, मैक्सिमम चांसेस में ये इकट्ठा होता है। मतलब अभी तो ये दो लाइंस में है, मैक्सिमम चांसेस में ये ऐसे भी लिखा जाता है कि ऊपर जो भी वेरिएबल दिया उस वेरिएबल का नाम इक्वल फायर डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट, ठीक है, आगे आप फिर लिखते होते हो गेट रेफरेंस। सॉरी, यहाँ पे आके यहाँ पे हमने करना है ये जो भी चीज़ आपकी, मतलब शॉर्ट बात है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, डीबी रेफ, और यहाँ पे आके आपके डाटाबेस, मतलब ये पूरी लाइन आपकी बार दफ़ा इकट्ठी भी लिखी जाती है पूरी की पूरी। लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा हमारा कम्प्लेक्स हो जाता है जब हम इसकी बात करते हैं, तो वो ज़रा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए आप बेहतर ये है कि इन दो लाइनों में कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि पहले हमने डाटाबेस रेफरेंस को इसके साथ कनेक्ट किया, सॉरी डाटाबेस को, फिर यही डाटाबेस आपने आके यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, आमतौर पे तो ये ऐसे भी होता है ना, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, ये ऐसे एक लाइन में ये होता है। और इसको आप बजाय इसके कि यहाँ पे डेटाबेस देने के जो टॉप पे हम इसको इसको रेफर कर देते होते हैं ऐसे करके। डेटाबेस रेफरेंस को किया और वही वेरिएबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। लेकिन जो आपको इजी लगता है आप वही वाला काम करो, तो ये आपका एक लाइन में ऐसे भी कोड हो जाता है, बाकी सारा सेम है। तो ये अब आपका मतलब डाटा सेव कराने का तरीका है कि आपने डाटा सारे का सारा देखो कैसे सेव करवाना है। तो ये डाटा सारे का सारा आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद वैसे तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सारा आज ही सेव करवा दूँ, काम करवा दूँ, लेकिन मेरा कोई काम भी है, मैंने कहीं जाना है, तो इसलिए मैं आप आज सारा काम नहीं कर सकता, क्योंकि अभी डाटा जो हमने रिट्रीव करवाना है उस पर भी हमें अगर ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे की क्लास लग जाएगी। तो इसलिए
उस पर भी वैसे डिटेल में, वैसे 2 मिनट का वो काम है, मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन डिटेल में जाने पे टाइम लगेगा हमारा, तो इसलिए इस क्लास को हम अभी यहीं पे पोस्टपोन करेंगे। तो अब प्रैक्टिस आपने जस्ट ये चीज़ें करनी है कि डेटाबेस के अंदर देखो डाटा, अब वही बात है कि अगर अब आप इस पूरी एक्टिविटी का कोड देखो यहाँ से आके, तो आप देखोगे तो कम से कम ये वाला हमारे पास जो कोड है अब तकरीबन 207 लाइनों का हो गया है, तकरीबन तकरीबन। तो ये परेशानी होती है कि आप बस कोड की, वही कल जो मैंने बात की कि कोड्स की लाइंस आप देखते हैं कि इस फाइल के अंदर कितनी लाइनों का कोड है, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो देखो आपको ये कोड सारा समझ आता है। और ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि जितना ये कोड है आपको ज़बानी याद हो जाए। मुझे पता है इसमें जब भी नया बंदा होता है, एक नया प्रैक्टिस करने वाला बंदा होता है या स्टूडेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें याद नहीं होती, क्योंकि हमारा तो रोज़ का काम है, तो हमें तो ये कोड याद ही होते हैं। लेकिन नए बंदे को ज़ाहिर सी बात है ये याद नहीं होते, वो भूल जाता होता है। तो उस भूलने वाला मसला कोई नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आपको इसका कम से कम लॉजिक पता हो, ABC पता हो कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, बस। और दूसरी चीज़ कि जब आपके सामने एक कोड लिखा हुआ है, चलो नया लिखना है भूल जाते हैं तो मसला कोई नहीं, लेकिन अगर लिखा हुआ आपके सामने ऐसे आ जाए, तो अब आपको यहाँ से एक एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि इस कोड का ये मकसद है, इसका ये मकसद है, इसका ये मकसद है। और आपका पूरा प्रोजेक्ट जो भी होगा, फाइनल डिलीवरेबल या जो भी, चाहे वो 10 एक्टिविटीज़ का है, इनकी बात करूँ, चाहे उसमें 110 एक्टिविटीज़ है, आप जो ही ऐसे कोड ओपन करोगे तो उस पूरे के पूरे कोड में यही कुछ होगा, सिर्फ रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज होगा। मिसाल के तौर पे मैं अब इसको ओपन करता हूँ, जैसे अब ये है, इसको देखें, अब जैसे ये अजाइन पी राइडर मिसाल, अब इसमें भी देखो सेम वही काम हो रहा है, सिर्फ आपकी एक्टिविटीज़ चेंज हो रही हैं, कि थोड़ा बहुत 19-20 का अगर फ़र्क हुआ तो होगा। ये देखो वही हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, ये अलर्ट बाज, ये प्रोग्रेस डायलॉग। अब आपको यहाँ से देख के पता चल जाना चाहिए कि प्रोग्रेस डायलॉग किस ब्लॉक का नाम है, अलर्ट डायलॉग किस ब्लॉक का नाम है, ये फायर बेस यूज़र हमने क्यों यूज़ किया है, डेटाबेस रेफरेंस किस ब्लॉक का नाम है, क्यूरी हमने मैंने अभी नहीं पढ़ाई। उसके बाद नीचे आके ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया, इसको लिहाजा छोड़ दें। अब इसके नीचे आके देखो सेम यही सारी चीज़ें हैं, यही आप इसमें देखो डाटा जो सेव हो रहा है, सेम वही सारे आपके काम हो रहे हैं। ये देखो वही बिल्डर, वही प्रोग्रेस डायलॉग, इधर भी आओ वही आपको डाटाबेस रेफरेंस, और आगे वो चाइल्ड फलां 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 जो भी आपका है, ठीक है ना। तो ये आपका वही चीज़ है। आप इसी तरह से आप कोई और एक्टिविटी ओपन कर लो, मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट्स ऐड वाला ओपन करो, तो इसमें भी देखो आपका वही काम है, वही बटन, वही आपका अलर्ट बॉक्स, वही आपके सारा कुछ, नीचे ये वही वाला सारा आपका। इसी तरह ये देखो बिल्डर डायलॉग, ये ऑथेंटिकेशन, और ये आपका वो डाटाबेस की रेफरेंस, ठीक है। नीचे आपकी पिक्चर सेव करने का रेफरेंस है, वो चलो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो उसके बाद आप देखो इसके अंदर, अगर आप देखो जहाँ पे आके डाटा जो सेव हो रहा है, उसमें भी देखो सेम वही काम है। पहले डाटा गेट किया, फिर हमने चेक किया कि कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी के बाद हमने देखो ये जो हमने किया है कि अगर प्लीज़ सिलेक्ट वाला ये सिलेक्ट है, ये भी मैंने किया हुआ उसमें, तो अगर ये चीज़ है तो आप नीचे एरर शो करवा दो। फिर उसके बाद आपका ये देखो वही डायलॉग बॉक्स हमारी आ रही है, प्रोग्रेस डायलॉग, और उसके बाद उसको वो मैसेज लिखना। तो शॉर्ट बात ये है कि हमारा यहाँ पे आके अगर डाटा भी सेव करने के देखो, फिर वही बात, सारा कोड वही है, सिर्फ आपने इस पे बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1 to 1 एक एक लाइन आप प्रैक्टिस करो आहिस्ता आहिस्ता से, बेशक वीडियो देख के कर लो, कोई मसला नहीं है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद जब आप एक बार प्रैक्टिस करो कि वीडियो देख के दोबारा ज़बानी करने की ट्राई करो, क्योंकि मुझे पता है कोई भी नया बंदा है उसको ऐसा नहीं कि मैंने अब पढ़ा दिया और आप एक ही बार करोगे तो आपको ये सारे कोड आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत दफ़ा आप भूलोगे, बहुत दफ़ा आप लोगों का मसला होगा, लेकिन फ़र्क ये है कि जब आप करोगे, एक बार करोगे सारा कुछ, हो सकता है कोड भूल जाओ, लेकिन जो ही कोड लिखा हुआ आप अपने सामने रखोगे तो आपको एक एक लाइन पता चल जाएगी इस कोड की, ठीक है ना। और अब अगर आपको ये भी समझ आ गई होगी कि डाटा अगर आपको वो कहे कि नया फील्ड बनाओ, मिसाल के तौर पे ये एग्जिस्टिंग फील्ड एक बना हुआ ऑलरेडी, आपका रजिस्ट्रेशन पेज बना हुआ है, अब वो आपको कहे कि यहाँ पे एक नया फील्ड ऐड कर दो, कौन सा फील्ड जी, चलो जी यहाँ पे आप एक एड्रेस का फील्ड ऐड करो, और वो वाले जाके डाटाबेस के अंदर सेव होना चाहिए। तो अब आप मेरे हिसाब से कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपने करना क्या होगा
कि यहाँ पे एक फ्रंट एंड में जाके एक नया फील्ड ऐड कर दोगे। जब वो फील्ड ऐड होगा तो आपने फिर क्या करना है, उसका यहाँ पे भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लोगे और नीचे इसको फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करवाओगे। कनेक्ट करवाने के बाद अब आपको पता है कि यहाँ पे जो हमने डाटा गेट किया है, यहाँ पे मैंने उस नए फील्ड का भी डाटा गेट करना है एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करके। फिर अगर उस पर भी आपने वो एम्प्टी वाला चेक लगाना है तो इधर एंड पे आके या जहाँ पे भी आपने लगाना है एल्स इफ़ और आगे वही इफ फलां फील्ड इज एम्प्टी देन शो दिस एरर। अब वो वाला जब सारा हो जाएगा तो आपने क्या करना है, जहाँ पे ये आपका डाटा सेव हो रहा है वहाँ पे आके आपने इसको, हमारा डाटा कहाँ पे सेव हो रहा है, हमारा डाटा ये सेव हो रहा है ना, तो यहाँ पे आके आप उसका वेरिएबल का नाम लिखोगे जो भी ऊपर आपने डिक्लेयर किया है। बेशक पहले नंबर पे करो, दूसरे पे करो, तीसरे पे करो, लेकिन जब यहाँ पे करोगे तो आपको ये जो आपने कंस्ट्रक्टर क्लास बनाई है इधर भी इसको आपने डिक्लेयर करना है। अगर इधर आप फॉर एग्जांपल आखिरी नंबर पे करते हो ऐसे, तो यहाँ पे भी आप लास्ट नंबर पे ही लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसकी तरतीब सेम होती है। तो इसमें भी आप देखो, आपने वही बात, जब ये डिक्लेयर किया तो गेटर भी चाहिए आपको, कंस्ट्रक्टर भी चाहिए। मिसाल के तौर देखो ना, ये मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सिर्फ मैंने, चलो रोल के नाम से ये। अब आपने ऐसी एम्प्टी जगह पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद जनरेट में जाओ, ये कंस्ट्रक्टर में जाओ, तो देखो आपके पास यहाँ पे वो कह रहे हैं सारे के सारे कंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इन सब के सब, अब इसमें आसान हाल ये है कि या तो आप यहाँ पे मैनुअल लिख लो ऐसे, लेकिन मैनुअल आपसे नहीं होगा। जब आपने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया इन सब को डिलीट कर दो, ये आखिरी ब्रैकेट रहनी चाहिए, ये सारा डिलीट हो गया ऐसे करके। तो वही दोबारा से काम कर लो, राइट क्लिक, जनरेट कंस्ट्रक्टर, सेलेक्ट ऑल, ओके। इस तरीके से आपने फिर किया, जन राइट क्लिक किसी भी खाली जगह पे, राइट क्लिक और जनरेट के बाद आपने गेटर एंड सेटर में जाना है, सेलेक्ट ऑल और ओके। ये देखो आपके सारे हो गए, लेकिन यहाँ पे आप देखो वो एरर देना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी और उसकी मैंने क्या कहा कि जो जितने वेरिएबल्स इधर होंगे उतने ही वेरिएबल्स वहाँ पे होने चाहिए। तो मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉमा डाल के, मेरे पास फील्ड तो कोई नहीं है, मैं ऐसे स्टैटिक डाटा लिख देता हूँ, देखो मेरा एरर गैप हो गया। ये आपका वो चीज़ होती है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात कोई नहीं कि आप अब परेशान हो जाओ कि जी ये कैसे होगा, उसने तो मुझे, मैंने तो ये पढ़ा नहीं है कि नया यूज़र अगर क्रिएट करना है तो ठीक है, पूरा फॉर्म तो मैं बना लूँगी, लेकिन अगर एक बने हुए में वो आपको कहे कि जी बस इसी में एक फील्ड ऐड करके करके दो, तो वो मुझसे कैसे होगा, तो वो ऐसे ही होगा। कोई इतना बड़ा इसमें वो काम कोई नहीं है कि आप परेशान हो जाओ इस मामले में कि जी ये क्यों मेरा ऐसे नहीं हो रहा या जो भी है। तो ये आपकी कितनी सी चीज़ इसमें आ रही है, ठीक है ना। बाकी हमारा इसमें कुछ भी नहीं है कि हम इसमें ना कर सकें। तो खैर चार्टबाजी है कि प्रैक्टिस करें आप। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपसे कोई चीज़ नहीं समझ आती है आपको, तो आपने क्या करना है, मुझसे पूछ लेना है, ठीक है ना। पूछेंगे तो मैं आपको फिर बता दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जब भी लगाई, कल तो मैं नहीं लगाऊंगा क्लास, तो नेक्स्ट जब भी लगाई इंशाल्लाह उसमें हम डाटा को रिट्रीव करना सीखेंगे कि डाटा कैसे रिट्रीव होगा। ठीक है, रिट्रीव कराने का तो वैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अभी भी मैं कर सकता हूँ, टोटल 2 मिनट का, 2 मिनट का तो नहीं, 5 मिनट का काम होगा, लेकिन ये है कि उससे आपको समझ पड़ना होगी। तो मैं इंशाल्लाह डिटेल में जाके करूँगा आपको ताकि समझ आ जाए। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में ना इंशाल्लाह हम करेंगे।